अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें सबसे पहले बात करनी है अमेरिका की, जिसके तहकीकाती इदारे अभी तक अफगानिस्तान से इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमले को भुला नहीं पाए हैं। अमरीकी और गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के एहलकारों ने मुख्तलिफ मालूमात के जरिए हमला आवर तक पहुँचने की कोशिश की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश बमबार जो है वो भारत में इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। रिहा कैसे हुआ, काबुल एयरपोर्ट पर हमला क्यों किया उसने, ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका की अफगानिस्तान से इनखला के दौरान 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला करने वाला भारत की यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एयरपोर्ट पर होने वाले खुदकुश हमले के 4 माह बाद भी अमरीकी और गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के अहलकार तहकीकात में मसरूफ हैं। तहकीकाती इदारे इस नुक्ता पर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं कि दहशतगर्द हमला आवर अब्दुर्रहमान अल लुगारी 2017 में भारत गया और वो नई दिल्ली के करीब रचना यूनिवर्सिटी में रहकर दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में CIA ने ही भारतीय खुफिया एजेंट्स को ये खबर दी थी कि लुगारी खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। CIA ने लुगारी को तहवील में लेकर अफगानिस्तान भेज दिया, जहां उन्हें परवान जेल में रखा गया। न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी मिलिट्री कमांडर्स अब इन मालूमात को इस्तेमाल करके शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया की सेल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके ख्याल में इस हमले में मुलव्विस था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री कमांडर्स का ख्याल है कि इस सेल के अरकान इन शिद्दत पसंदों में शामिल हो सकते हैं, जिन्हें खलीज फार्स से उड़ाए जाने वाले MQ-9 मुसल्लह ड्रोन से निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि अब्दुर्रहमान अल लुगारी ने अफगानिस्तान में दोनों जेलों में वक्त गुजारा है, ताहम ये वाजे नहीं है कि वो कब और कैसे दौलत इस्लामिया खरासान के इस सेल का हिस्सा बने जिसने हमला किया, या वो क्यों और कैसे काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले बने। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी लुगारी के हवाले से, किस तरह से इन्होंने अटैक किया, कैसे पहले इनको एक जेल में डाला गया, वहाँ से उसके बाद फरार होने के बाद उन्होंने ये अटैक किया और क्यों 4 महीने लग गए रिपोर्ट सामने आने में। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। IR एक्सपर्ट सीनियर दिफाई तज्जियाकार असद महमूद साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम, आसमा खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं। असद साहब, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप वक्त निकाल रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। असद साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि अमेरिका ने 2018 में दहशतगर्द लुगारी की मुखबरी भी की थी, जब वो भारत में तालिब इल्म के तौर पर वक्त गुजार रहा था, और फिर हमने देखा कि CIA ने ही वापस उसे अफगानिस्तान की जेल में डाला। उसका डेटा तो था कि ये दहशतगर्द है या ये दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की नीयत रखता है, फिर क्यों उसको इतनी छूट दी गई, क्यों इतनी ताख़ीर हुई, कहाँ हुई कि वो ये अटैक करने में भी कामयाब हो गया और फिर उसमें पहुंचने में भी 4 महीने लग गए उसके बाद भी? डेटा तो पहले से था। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सर्टनली इन्होंने 4 महीने लिए, और इट इज़ नॉट ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स की, CIA की बात करें या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्होंने सब मिल के अब फाइनली ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये वो शख्स था अब्दुर्रहमान अल लुगारी की जो बात करते हैं कि ही वाज पार्ट ऑफ द ISIS के, यानी जो खुरासान प्रोविंस है उसकी ISIS का ये हिस्सा था। और बिल्कुल ही वाज द स्टूडेंट ऑफ ओके रचना यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इंजीनियरिंग वहां पे ये पढ़ रहा था, और ये सारी मालूमात थी। और सो मच सो इसको टिप ऑफ किया था इवन CIA ने ऑन 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 दैट ही वाज कॉट, ही वाज एप्रीहेंडेड फ्रॉम न्यू दिल्ली, और कि जी वहां पर ये किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश कर रही है ISIS के वहां पर इंडिया के अंदर। देन ही वाज ब्रॉट बैक टू अफगानिस्तान, CIA के हवाले किया गया, और फिर चाहे ये पुलचरखी जेल थी या परवान जेल थी, दोनों में से एक जेल के अंदर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये रहा है जो आपकी रिपोर्ट भी कहती है। जी। और उसके बाद आप ये कहते हैं कि मतलब आप देखें ना, 15 अगस्त को तालिबान आते हैं, और उसके एग्जैक्टली 11 दिनों के बाद ये इतना, मतलब इतना अंधोनाक ही हादसा था। सुबह वाक़ई। 6:30 बजे के टाइम था। नोबडी कुड बिलीव कि सब कुछ हो सकता है। इट इज नॉट ओनली कि आप ये कहें कि अफगानों की जाने गई बेतहाशा, 170 के करीब अफगानों की जाने गई। 13 जो थे वो US मैरीन्स थे, जो उसका एक लिहाज से हिस्सा फ़ौजी। बने, लुकमा अजल एक लिहाज से बने। बट आई वुड सिंपली से कि बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, रॉ के पास होनी चाहिए थी, CIA के पास तो डेफिनेटली थी, रॉ के पास भी थी।
बट प्रॉब्लम वही होती है ना कि जब आपने ये इस तरह की हरकतें करनी होती हैं, टेररिज्म को बैक करना होता है। और आईएसआईएस आप देखें ना, आईएसआईएस को जरा स्टडी तो करें, ये इसने अफगानिस्तान के अंदर जन्म कैसे लिया, ये पहुंचे कैसे। यानी जनवरी 2015 के अंदर व्हेन आईएसआईएस वाज ऑन टॉप इन सीरिया और इराक की हम बात करते हैं, वहां से इनके ये लोग आए और अपने पीक के ऊपर इनकी तादाद तकरीबन को 3000 थी। कहने को तो ये लोग कहते हैं जी कि हाँ, इन्होंने नाटो फोर्सेस पे हमले किए, यूएस के ऊपर हमले किए, यूएस ट्रुप्स जी के ऊपर, इवन यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज थी उनके ऊपर भी उन्होंने हमले किए। जी लेकिन उनका जो सबसे बड़ा टारगेट थे वो अफगान तालिबान थे, अफगान हाँ फोर्सेस थी, उनके पॉलिटिशियन, निहत्ते अवाम, और फिर यस, वहाँ की शिया कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी को उन्होंने खास तौर पे मैं समझता हूँ कि निशाना बनाया। और डेफिनेटली आप ये तो सवाल किया जाना चाहिए ना कि ये 20 साल तक ये वहां पर कर क्या रहे थे कि ये इस तरह की सारी चीजें जो इसके बाद हुई, और अब 4 महीनों के बाद दे हैव रीच टू दिस कंक्लूजन कि नहीं जी, वो तो कोई आईएसआईएस का कोई एक बंदा था और जिसने ये सारे के सारे अटैक प्लान किए और फिर सुसाइड बॉम्बिंग के सही, अंदर एक लिहाज से सही। इन्वॉल्व। ये एक बड़ा सवाल है और ये कुछ इसी मामले में नहीं है, ये और बहुत सारे इस तरह की दहशतगर्दी के हवाले से जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन पर भी ये सवाल खड़ा होता है। अच्छा असद महमूद साहब, अभी आपने खुद फरमाया रॉ के हवाले से, सीआईए के हवाले से, भारत की यूनिवर्सिटी के अंदर ये ज़ेरे तालीम रहता है, सीआईए को इसके बारे में पता चल जाता है, भिनक पड़ जाती है, डेटा इसका आ जाता है, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं भारत की जानिब से भी नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया गया? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया जो इदारा है वो शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के सेल का पता चलाने में इस वक्त मसरूफ़ है, जिससे लुगारी का ताल्लुक था। तो आपको नहीं लगता कि अगर लुगारी का ताल्लुक भारत से है तो इस सेल के ताने बाने भी कहीं ना कहीं भारत से मिलते होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल मिलते हैं, इंडिया के साथ, रॉ के साथ मिलते हैं। हम्म और रा का और आईएसआईएस का यानी दाइश का तो चोली दामन का साथ रहा है अफगानिस्तान की हद तक। और ये बिल्कुल। कैसे हो सकता है कि यानी दाइश का एक एक टेररिस्ट हो और वो वहां पर, अच्छा इवन सो मच सो, इस अब्दुल रहमान लोगारी का जो वालिद है वो भी बड़ा फ्रीक्वेंटली विजिटर था न्यू दिल्ली का, यानी कि वहां पे बिल्कुल। भी वो तिजारत के लिए बेसिकली जाता रहता था। और इट वाज हाँ न्यू दिल्ली या ऑफ दैट मैटर इंडिया वाज नॉट न्यू टू दिस जेंटलमैन। तो ये मैं बिल्कुल भी कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि जी इंडियन रॉ को, आर ऑफ दैट मैटर सीआईए को इन सारी चीजों का पता नहीं था। और जो कुछ इंडिया अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान, वो तो सारी दुनिया के सामने है। और मैं ये आपसे भी कहूंगा कि अगर ये शख्स अब्दुल रहमान लोगारी जो है वो अगर आईएसआईएस के साथ उसका ताल्लुक ना होता और खुदा न खास्ता आप ये सोच लें कि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक होता, तो ये देखें इस वक्त दुनिया में किस तरह की हाइप उठाई जाती और किस तरह का प्रोपेगेंडा आप पाकिस्तान के खिलाफ होते हुए देखते हैं। और ये तो एक्चुअली न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसने ये सारी की सारी रिपोर्ट एक लिहाज से शाया की एंड देन हम तक पहुंची। एंड सर्टनली अब इसके बाद चीजें एक लिहाज से सामने आना शुरू हुई। और डेफिनेटली देखिए ना आसमा, ये बात करते हैं कि जी 4 महीनों के बाद ये इस दहशतगर्द तक जिसने खुद कुछ धमाका किया था उस तक पहुंचे थे। ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी हैं। तो 9/11 भी इस एजेंसी के होते हुए अमेरिका के अंदर एक लिहाज से हुआ था ना। तो ये है इनकी एफिकेसी। ये दुनिया में एक्चुअली इन्होंने, क्योंकि पावर के अंदर तो ये मौजूद हैं, पर हाँ दुनिया का जिसको कहते हैं ना, इन्होंने दुनिया की आंखों में धूल झोंकी हुई है। प्रैक्टिकली ये इस तरह की एफिकेसी नहीं है इनकी जिस तरह की एक ठीक है। लिहाज से दुनिया को बताते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जब इस तरह की कोताही का मुजाहरा किया जाता है, डेटा जी हमारे पास मौजूद था, उस वक्त नहीं रोका जा सका इसको, अटैक हो गया, अब रिपोर्ट सामने ले आए, बिल्कुल सवाल इस पे भी उठता है। लेकिन ये फरमाइएगा कि अभी और भी बड़े दावे किए जा रहे हैं ना, ये अमेरिकी मिलिट्री कमांडर्स की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अगर वो इस सेल को ढूंढ निकालते हैं जिससे इसका लोगारी का ताल्लुक था, तो उस पर सबसे पहला जो ड्रोन हमला है वो किया जाएगा। तो आपको लगता है कि अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा उसमें नाकाम हो रही हो इस तरह की चीज़ों के अंदर, और सिर्फ आप ड्रोन्स का सहारा लेकर इस तरह की शिद्दत पसंद तंजीमों के कारिंदों से निमट सकते हैं, आपकी इंटेलिजेंस मैं इतनी वीक है, तो फिर आगे क्या आप चलेंगे? मैं समझता हूँ आसमा कि इनसे सवाल किया जाना चाहिए कि हाँ ये 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए क्या कर रहे थे। हाँ आप इनको ऐसे ले लीजिए कि जैसे वायसराय को आपने इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखा, हाँ ये तो वायसराय से भी एक लिहाज से इनकी बड़ी मैं समझता हूँ कि हैसियत थी। और ये मुख्तलिफ जो उनके बहुत ही मजबूत तरीन दिफाई अड्डे होते थे, वहां पे उन्होंने अपने आप को मुकैयद किया होता था। दे नेवर यूज्ड टू मूव आउट।
और सर्टनली ये इतना आपने टर्माइल देखा अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर आपने इंडिया को इन्वॉल्व देखा, और पाकिस्तान उस वक़्त भी मतलब आप कहते हैं कि नाटो का एक जो नॉन इत्तेहादी मुल्क है, वो सबसे करीब था एक लिहाज से। और जो कुछ पाकिस्तान पे भी गुज़री सर्टनली इट वाज़ इन द नॉलेज ऑफ एवरीबॉडी, बट नोबडी कुड डू एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज़ उनका वो इंटरेस्ट नहीं आता था कि ये इस तरह की दहशतगर्दी जो है पाकिस्तानियों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, उसको रोका जाए। डेफिनेटली इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। अफ़गान अवाम जो हैं, वो मरते रहे। अफ़गान फ़ोर्सेस की अगर आप ये बात करते हैं, अफ़गान तालिबान की बात करते हैं, उनके पॉलिटिशियंस की बात करते रहे, वो तो निशाना बनते रहे, बट इनको तो एक लिहाज से किसी तरह की कोई गिज़िंद नहीं पहुँची। ना ये पहले सीरियस से अफ़गानिस्तान के अंदर अमन लाने के लिए और फॉर दैट मैटर के कुछ-कुछ चीज़ों को बेहतर किया जाए, अफ़गान अवाम की ज़िंदगी को बेहतर किया जाए, ना अब मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बात है। सर्टनली एक वो कहते हैं ना कि एक जिसको चाय की प्याली के अंदर ये उबाल तो एक लिहाज से या ज़लज़ला लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली हैड चलिए दे फिर बीन तालिबान सीरियस क्या कर तो रहे हैं? इस तरह की तो मैं असद समझता साहब, हूँ। चले कुछ तालिबान के हवाले से फिर बात कर लेते हैं ना, जिन पे अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन जब हम इस वक़्क़े की बात करते हैं, इस इंसिडेंट की बात करते हैं, जो ब्लास्ट इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, देखने में ये आया था असद साहब कि जब अमेरिका का यहाँ से इनखला हो गया था, तो तालिबान ने जेल से न सिर्फ अपने ग्रुप के लोगों को रिहा करवाया, बल्कि हज़ारों की तादाद में जो दीगर तमाम ग्रुप्स थे जिनके लोग उनमें शामिल थे, जो उनके खिलाफ भी थे ना तालिबान के, उन सबको रिहा कर दिया, जिसमें ये खुदकुश हमलावर भी शामिल था। तो फिर तालिबान जो हैं वो अपने मुखालिफिन को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्या अभी भी आपको लगता है कि चले उन्हीं रिहा किए में जाने वालों लोगों में से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो खुद तालिबान के लिए खतरा बन जाएं, जिन्होंने उनको रिहा करवाया? जी, बिल्कुल ऐसा ही है आसिमा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जी जी। तालिबान को ये तो पता है कि जी जो आइसिस है या दाइश है, वो उनके वर्स्ट एनिमीज़ हैं, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं यहाँ भी कहूँगा आपसे कि इस वक़्त भी जो दाइश के लोग हैं या दाइश के जो ग्रुप्स हैं, हाँ। वो अफ़गान तालिबान के अंदर इंग्रेस करके उन लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भई अफ़गान तालिबान तो एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हुए हैं, यू बी विद अस और देखिए कि हम खिलाफत को एक लिहाज से कैसे आगे लेके चलते हैं। जो दूसरी बात आपने कही, सर्टनली जिस तरीके से अफ़गान तालिबान आए 15 अगस्त को ओके काबुल एक लिहाज से उनके साथ था, पूरा अफ़गानिस्तान उनके पास आ गया था, रिमेनिंग सम एरिया जिसको उन्होंने बाद में एक लिहाज से लिया। मैं ये समझता हूँ कि जब उन्होंने पुलचरखी से या फिर परवान जेल से जब उन्होंने अपने लोगों को रिहा कराना था, तो दे हैड टू हैव दोज़ लिस्ट प्रिपेयर्ड विद देम। और ठीक उसी है। की आड़ के अंदर ना सिर्फ ये कि ये दाइश के लोग बल्कि अल-कायदा के जो लोग हैं, वो भी वहाँ से निकल गए। दे आर स्टिल एट लार्ज। देखें ना, इस वक़्त तो अगर सही मायनों में कोई इंटेलिजेंस का कोई सिस्टम वहाँ पर काम कर रहा हो, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रही हो, कोई सही। मुसल्लह अफ़वाज उस तरह की या पुलिस काम कर रही हो, the ठीक है। things would have been very different. But at the moment मैं समझता हूँ it seems to be very difficult कि वो तमाम लोग जो निकल चुके हैं, वो अपने महफूज सेल्स के अंदर वो पहुंच गए हैं। और आप ये देखें ना, इनकी एफिकेसी की बात करें ना, नहीं तो फिर दाइश की अभी भी तो अमेरिका 15 को अगस्त खतरा को। है ना। जैसे कि सर मुझे आपसे भी और देखने वालों से भी शेयर करने दीजिएगा, आपके इल्म में तो होगा ही कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने खबरदार किया है कि जी ही टोल्ड द सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी दैट आईएसआई could be able to attack United States sometime in 2022। इस साल भी अटैक हो सकता है अमेरिका के अंदर आईएसआई की जानिब से, आईएसआईएस की जानिब से, खुरासान की जानिब से। तो ये अब इतनी बड़ी इनके पास अगर इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो इसकी भी क्या हम बाद में रिपोर्ट आते हुए देखेंगे कि जी ठीक है, ये अटैक हो गया, इंफॉर्मेशन थी, डेटा था, कुछ किया नहीं जा सका? देखिए ना, अमेरिकन को तो एक एनिमी की जरूरत है, हाँ। चाहे वो रशिया की सूरत में हो, चाहे वो चाइना की सूरत के अंदर हो, चाहे वो आईएसआईएस की बात करें, तालिबान की आप बात करें। डेफिनेटली उन्होंने अपने लोगों को, अपने टैक्स पेयर्स को खौफजदा तो रखना है। आप ये देखें ना, 20 साल की जंग हुई, $2 ट्रिलियन से ज्यादा इन्होंने खर्च किया। हाँ कोई जी, हिसाब समझ किताब तो रहे लेने वाले इनसे है कोई नहीं। और हैं। चाहे कुछ भी आप कह लें, इन 20 सालों के अंदर फाइनली वो आप ये कह तो सकते हैं कि शिकस्त खा के गए हैं। तो उन्होंने कोई एक फर्जी दुश्मन भी रखना है। आप देखें ना, यही आईएसआईएस जो थी, जब अपने पीक पे थी अफगानिस्तान के अंदर, तो उनकी टोटल स्ट्रेंथ कोई हार्डली 3000 के करीब थी। और इसके बाद इनका बेतहाशा नुकसान हुआ। बट इस वक्त भी आप समझते हैं कि कोई 1500 से 2000 के करीब जो है वो दाइश के लोग मौजूद हैं। तो अफगान जो तालिबान हैं, उनकी फोर्सेस हैं, सर्टनली उनको केटर करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए भी मौजूद हैं। बट अमेरिका का इंटरेस्ट तो देखिए, एक तरफ वो कहते हैं जी कि उनको दाइश से खतरा है,
और दूसरी तरफ से उन्होंने अफ़गान हुकूमत की, अफ़गान तालिबान की हर तरह के फंड्स उन्होंने क्लोज़ किए हुए हैं। ये मौसम देखें, ये सर्दी देखें, लोगों का जिस तरीके से वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वो सारे देखें और जो उनके लेजिटिमेट फंड्स हैं, वो उन्होंने एक लिहाज़ से फ्रीज़ किए हुए हैं। सो दैट इज़ द सीरियसनेस ओवरऑल आप अमेरिका की देखते हैं कि इस खित्ते को वो खराब देखना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान को और तालिबान को सर्टेनली दे वांट टू टीच देम अ लेसन दैट वे जिस तरह आपको एक लिहाज़ से नज़र आ रहा है। बट सो वेरी ठीक है। असद अनफॉर्चुनेटली साहब, मैं अब जी, मैं आपकी वही बात रिपीट करूंगी जो अभी आपने गुफ्तगू के दौरान फरमाई थी। अफगानिस्तान के अंदर कुछ होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इससे अमेरिका को। वहाँ के लोगों की जानें जाती हैं, कोई दिलचस्पी नहीं है, जाती हैं चली जाएं। पाकिस्तान के अंदर वो सरजमीन इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, उससे भी कोई कंसर्न नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चलें एटलीस्ट ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद इतना बड़ा अटैक किया, उसके बाद नए अटैक के हवाले से कह रहे हैं कि ISIS कर सकती है 2022 में, उसको लेकर ही अब कुछ इकदाम कर लेना कि इसी तरह से हम देख रहे हो कि 4 महीने 6 महीने बाद रिपोर्ट आ रही हो कि जी डेटा हमारे पास था, पता नहीं कहाँ पे क्या कोई कोताही हो गई कि जी उसको पकड़ा नहीं जा सका और ये अटैक हो गया। बहरहाल मकसद हमारा यही था इस पे बात करने का, और वजूहात क्या हैं इनकी इस तरह के फेलियर्स की, ये भी आपने बताया। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपना तज्जिया आपने शेयर किया। जी असद महमूद साहब से हम बात कर रहे थे, बहुत बेहतरीन उनका तज्जिया जो हम तक पहुँचा। क्यों इस तरह की चीज़ें हो जाने के बाद अमेरिका की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती हैं, क्यों उनकी इंटेलिजेंस जो है बहुत सारी जगहों पर नाकाम हो जाती है, बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें जानते बूझते की जा रही हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, ये भी असद महमूद साहब हमसे शेयर कर रहे थे। जी अभी प्रोग्राम में हमें बात करनी है दुनिया की 5 आलमी ताकतों की जिन्होंने जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने के साथ एटमी जंग शुरू न करने के मुआहदे पर इकट्ठ कर लिया है। इसमें अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है और बरतानिया है। इन तमाम ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है फाइनली कि जौहरी जंग पर फतह हासिल नहीं की जा सकती, ऐसी हलाकत खेज जंग कभी शुरू भी नहीं होनी चाहिए। पांचों आलमी ताकतों की तवक्कुआत क्या हैं, ये एग्रीमेंट क्या है, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, लफाजी है, ये इस पर अमल दरामद भी होगा। और अब हम ये समझ लें, सुकून कर लें कि इन 5 आलमी ताकतों ने ये डिसाइड कर लिया, तो अब ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर हमारे साथ गेस्ट होंगे, इसका जवाब उन्हीं से लेंगे। दुनिया की 5 जौहरी ताकतों ने एटमी हथियारों के फैलाव को रोकने का अहद किया है कि जौहरी जंग हरगिज कोई मुतबादिल नहीं है। चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमेरिका ने मुश्तरका बयान में कहा कि वो इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि ऐसे हथियारों के मजीद फैलाव को रोकना बहुत जरूरी है। जौहरी जंग जीती नहीं जा सकती और ना कभी लड़ी जानी चाहिए, ना ही ऐसा सोचा जा सकता है। पांचों आलमी ताकतों ने बयान में इस बात पर भी इत्तफाक किया कि जब तक जौहरी हथियार मौजूद रहेंगे उस वक्त तक वो बस दिफाई मकासद को पूरा करने, जारहियत और जंग को रोकने के लिए ही होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान ने जौहरी हथियारों की दौड़ को जल्द अज जल्द खत्म करने और जौहरी तखफीफ असला से मुतालिक मौसर इक़दामात पर नेक नीति के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे से मुतालिक 10वां जायजा इजलास इसी माह न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की हेड क्वार्टर में होना था, जिसे अब इस बरस के अवाखिर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये मुआहिदा पहली बार 1970 में नाफिजुल अमल हुआ था। मजबूरी तौर पर 191 ममालिक ने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जौहरी हथियारों से मुतालिक ये बयान आलमी ताकतों के दरमियान तनाव के बढ़ते हुए माहौल में आया, जब यूक्रेन के साथ रूस की सरहद पर फौजी साजो सामान की तैनाती और हमले की तशवीश के माहौल में वाशिंगटन ने मॉस्को के खिलाफ पाबंदियों के लिए खबरदार किया है। अमेरिका ने भी चंद रोज कबल रूस को धमकी दी थी कि अगर रूस ने यूक्रेन पर मजीद हमला किया तो वो फैसला कुन जवाब देगा। दिसंबर में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों ने बीजिंग पर खित्ते में अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया था। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ताकत की इस्तेमाल के जरिए भी जजीरों को अपने कब्जे में ले सकता है। चीन ने अपने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का भी ऐलान किया है। बिल्कुल जी, जौहरी हथियार जदीद बनाए जाएंगे। जब इस तरह के मुआहिदा हो रहा है तो फिर इस तरह की जिद्दत लाने की ज़रूरत क्या है जौहरी हथियारों में? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो वसाइल हैं, ये इंसान की फलाह के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं? ऐसे जौहरी हथियारों की दौड़ पर क्यों खर्च किए जाते हैं? और अब जब ये 5 आलमी ताकतें इस तरह का जौहरी एटमी जंग न शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं तो इस पर अमल दरामद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे जी डॉक्टर इफ्तिखार मलिक साहब से, जो कि माहिर हैं तारीख़ और सियासत के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपका वक्त निकाल रहे हैं। सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा, 5 आलमी ताकतें बिल आखिर जी डिसाइड कर लिया उन्होंने कि अब हमें जौहरी एटमी जंग जो है वो नहीं करनी है, लेकिन क्या हम ये समझें कि ये पांचों ताकतें जो हैं ये हालिया मुआहदे की पासदारी कर सकेंगी? क्योंकि अमेरिका जो है उसकी रूस से यूक्रेन के मामले पर, बीजिंग से हांगकांग के मामले पर एक बड़ी सर्द जंग चल रही है और मुआहदे से पहले एक दूसरे को धमकियां भी दी जा रही हैं। तो फिर पहले धमकियों से निमट लें, मामलात हल कर लें, फिर ऐसे मुआहदे कर लें, या मुआहदे कर लिए हैं तो फिर इन चीज़ों से बाज आ जाएं। आपको नहीं लगता सर? लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना वो इतनी सादा नहीं है और ये हम्म। मॉरल वैल्यूज़ का वो अनाउंसमेंट करते हैं लेकिन आखिर में वो उनके जो नेशनल इंटरेस्ट्स होते हैं जी। या ग्लोबल इंटरेस्ट्स होते हैं, आलमी मफाद होते हैं, वही फॉरेन पॉलिसीज़ को हाँ। डिक्टेट करते हैं। तो हम्म। ये एनपीटी जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये 1968 में शुरू हुआ जैसे आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि अब इस पे जी। 191 जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने साइन किया है और इसकी रिन्यूअल की ज़रूरत थी लेकिन कोविड की वजह से ये इजलास नहीं हो सका है हाँ और जी, जी हाँ। 2015 के बाद इसमें काफ़ी इख्तलाफात भी आए हैं। हम्म। लेकिन ये एफर्ट जो हुई है इसलिए हुई है कि इन तमाम 5 ममालिक जिनको N5 या P5 यानी अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के जो मुस्तकिल अरकान हैं और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं और जो अक़वाम मुत्तहिदा के बानी भी समझे जाते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर हम्म। के बाद, इनके पास इतने वेपन्स हैं कि वो एक दूसरे को ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में एक तो ये हम्म। रियलाइज़ेशन है, हकीकत पसंदी है कि हम तबाही के उस साज़ो-सामान के साथ जो है ज़्यादा ज़िम्मेदारी का सबूत दें। दूसरा मेरे ख़्याल में वजह ये है कि क्लाइमेट आपने देखा कि पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस यहाँ ग्लासगो में हुई थी, हाँ जी। स्कॉटलैंड में और बहुत दुनिया में इसके बारे में तफक्कुरात हैं, कभी सैलाब आते हैं, कभी ड्राउट होता है, कभी हम्म। बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है। तो क्लाइमेट की वजह से सबको एक कॉमन थ्रेट नज़र आ रही है। और तीसरा जैसे आपने सवाल में ज़िक्र किया कि कुछ ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं, जिनकी जी। वजह से को डर है, यूक्रेन का वाक़या हो या ताइवान पे अमेरिका और जी। जी। चीन के दरमियान जो है टेम्परामेंट है, तो मेरे ख़्याल में ये हाँ। कुछ रियलाइज़ेशन है, एक किस्म की बिटर रियलाइज़ेशन है, लेकिन ज़ाहिर है ये लोग अपने जो एटमी इनके आर्सेनल्स हैं, थाउज़ेंड्स में हैं, 20,000 से तो ज़्यादा हैं ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो इनको तबाह नहीं करेंगे क्योंकि वो एक-दूसरे को मुकम्मल तौर पे ट्रस्ट नहीं करते। हाँ। बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी तक अगर हथियारों को तबाह करने की बात करें, तो जनूबी अफ़्रीका सर वो वाहिद मुल्क है ना जो अपने जौहरी हथियार जिसने तैयार किए और फिर उनकी मुकम्मल तौर पर उनको तल्फ़ भी कर दिया। लेकिन ये जो ताकतवर जौहरी ताकतें हैं, ये जो ममालिक हैं, ये दावे तो कर रहे हैं जंग नहीं करनी है। वही सवाल मेरा फिर से है कि ब्याह के नाम पर हम ये देखते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, झोंका जा रहा है, लेकिन इंसानियत के लिए ये पैसा नहीं लगाया जा रहा है। चलें आपने बना लिए हैं, नहीं आप तल्फ़ कर रहे हो, उसमें आपके मकासद होंगे, लेकिन और पैसा तो नहीं लगाए ना इसमें। इसमें एक तो इनके नेशनल इंटरेस्ट हैं, दूसरा ये है कि हुँ। जैसे एक अमेरिकी साबका सदर ने जनरल आइज़नहावर ने कहा था कि एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक हाँ। बहुत बड़ी सनत है और बहुत बड़ी तिजारत हुँ। है और तकरीबन हर मुल्क में है, लेकिन इन 5 ममालिक में ये बहुत बड़ी असला की प्रोडक्शन और असला को बेचने की ये इंडस्ट्री है, तो उनके भी मफादात इसी में हैं कि दुनिया में हॉट स्पॉट्स रहें। और तीसरी बात ये है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस जो है उसमें बहुत रिसर्च हो रही है और काफ़ी हाँ। अरसे से हो रही है और उसमें बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट्स हैं, जैसे कि हुँ। इंडस्ट्री के इंटरेस्ट हैं। और हुँ। तीसरी बात ये है कि ये समझते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर दुनिया में आलमी सतह पे कोई जंग नहीं हुई तो उसकी वजह हुँ। यही थी कि सबको ये एहसास है कि अब इतने हमारे पास पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसमें हम हुँ। किसमें फाते कोई नहीं होगा और इसमें जापान पे जब अमेरिका ने बम गिराए थे दूसरी जंग अज़ीम के बाद तो एक अमली सबूत सामने आ गया था और फिर आपको पता है कि कुछ न्यूक्लियर लीक्स भी हुई हैं उसमें जापान में हुई थी कुछ साल पहले उससे पहले रूस में सोवियत यूनियन में हुई थी और पेंसिल्वेनिया में भी हुई तो उससे भी इनको एहसास है कि ये एक ऐसी हमारे पास पावर है जो ख़तरनाक भी है। तो मेरे ख़्याल में इसकी हुँ। ख़तरनाक होने की वजह से ये अपने आप को ज़्यादा ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें दुनिया की जो बेहतरी है उसके लिए क्यों नहीं खर्च किया जा सकता, तो उसकी वजह ये जी। है कि इसमें बहुत सारे मफ़ादात हैं, इनकी अपनी मोनोपोली है और सैडली जो पॉलिटिक्स है मुल्क के अंदर हो या बैनुल-अक़वामी सियासत हो,
उसमें लोग आइडियल्स की बात करते हैं, लेकिन करते वो जो अमल होता है वो इंटरेस्ट का होता है। और फिर मेरे ख्याल में जो बैनुल अक़वामी मुआहिदे हैं या इंटरनेशनल अलायंसेस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है या यूरोपियन यूनियन है, ये इतने मजबूत नहीं हैं कि वो इन ममालिक को रोक सकें कि वो अपनी तरजीहात बदलें और एक अल्टीमेट किस्म की न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो। बात तो सही ये है। सारे करते हैं कि हाँ। डिसआर्मामेंट होनी चाहिए और बात करते असला हैं लेकिन मज़ीद अमली नुकसान। तौर पर कुछ इस सिलसिले में होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। अच्छा, ये जो मुआहिदा हुआ है सर, चीन ने इसको बाहमी एतमाद को बढ़ाने, हम-आहंगी और ताउन से बदलने में मददगार साबित होगा, ये करार दिया है इस मुआहिदे के हवाले से, ये उनका बयान सामने आया है। रूस की वज़ारत ख़ारिजा ने भी कहा है कि मुआहिदे से आलमी कशीदगी जो है उसको कम करने में मदद मिलेगी। क्या वाक़तन ऐसा होगा? चलिए, ये जो यूक्रेन पर एक मामला चल रहा है रूस का, अमेरिका का, इसको कम करने में, इस टेंशन को कम करने में कुछ मदद मिलेगी, या चाइना के साथ जो अमेरिका की टेंशन चल रही है उसको कम करने में मदद मिलेगी? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि रशिया का, चाइना का तो बयान सामने आ गया, बाकी 3 ममालिक भी इसको इसी तरह से पॉजिटिवली देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? मेरे ख्याल में एक तो कोविड की वजह से इन सब को ख़तरा है, दूसरा ये है हाँ। कि इन ममालिक के अंदर जो है लड़ाई के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा सेंटिमेंट है। हुँ। जैसे आपने देखा कि अमेरिका ने और नेटो ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से जैसे निकाली ड्रामेटिक अंदाज़ हुँ। में, तो एक तो एंटी वॉर सेंटिमेंट है और एग्ज़ॉस्शन है। इराक हुँ। ने, सीरिया ने और अफ़गानिस्तान ने काफ़ी हद तक मग़रबी ताकतों को एक लिहाज़ से एग्ज़ॉस्ट कर लिया, तो एक तो वो हाँ। वजह है। और दूसरी मेरे ख़्याल में ये है कि इनको है कि अगर यूक्रेन का और ताइवान का मामला हद से बाहर निकलता हुँ। है, तो उसको फिर सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे ख़्याल में ये एक डिटरेंस के तौर पे इस डिप्लोमेसी को यूज़ किया जा रहा है। और उसमें सबके मफ़ादात हैं, सिर्फ़ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस यानी मग़रबी ममालिक के नहीं हैं, बल्कि रूस भी जंग नहीं चाहता और चीन तो सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में इसमें कोशां है, क्योंकि चीन को जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, हुँ। उसकी ट्रिलियंस के हिसाब जो है इकोनॉमी वो ट्रेड से है और ज़्यादा ट्रेड उसकी अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ है, रूस के साथ भी है, लेकिन जितनी अमेरिका और यूरोप के साथ है, तो वो तो नहीं चाहेगा कि इस हाँ, बोट उतनी को, नहीं। इस कश्ती को वो तबाह करे। तो मेरे ख़्याल में सही है। इन सब के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट और डोमेस्टिक इनकी जो इम्पेरेटिव्स हैं, जो इनकी डोमेस्टिक हुँ। हुँ। ओपिनियन है, उनकी वजह से लगता है कि ये सारे जो थे इस मुआहदे पे मुत्तहिद हो गए। और फिर फ्रांस और ब्रिटेन की जो थोड़ी बहुत रिज़र्वेशंस थी, हुँ। उनको भी काफ़ी हद तक टेक अप किया गया है। और मेरे ख़्याल में चीन और रूस भी नहीं चाहेंगे कि ताइवान और यूक्रेन के हवाले से उनके ऊपर जंग मुसल्लत हो और या वो जंग बर्दाश्त कर सही। सके। मेरे ख़्याल इकोनॉमिक ठीक है। सिचुएशन ऐसी है कोविड के बाद कि अब कोई मुल्क जो है वो जंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मईशत की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जंग के बारे में कोई सोच भी सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार मलिक साहब, आप माहिर हैं तारीख और सियासत के, वक्त निकाल रहे थे हमारे प्रोग्राम के लिए, अपना तज्जिया शेयर करे थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर इफ्तिखार मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, हम बात करें तो उस मुआहदे के हवाले से जो 5 बड़ी ताकतों के दरमियान हुआ है, ऐसी ही एक ताकत इनमें से अमेरिका, उसके हवाले से हमें बात इसलिए भी अभी करनी है क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है। दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC और करीबी रियासतों में मौसम की पहली बर्फ़बारी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। खून जमा देने वाली सर्दी है जी, जिसकी वजह से लोगों को ज़ाहिरी बात है मुश्किलात में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो चले गए हैं। अंदरूनी बैरून मुल्क जाने वाली सैकड़ों परवाज़ें जो है मनसूख करना पड़ी हैं। अमरीकी रियासतों में कितनी बर्फ़बारी हुई है, कहाँ निज़ाम ज़िंदगी ज़्यादा मफलूज हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए एक रिपोर्ट में समाई हैं। रिपोर्ट देखिए। अमरीकी रियासतों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वाशिंगटन DC और करीबी रियासतों में मौसम की पहली बर्फबारी ने मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन DC में 9 इंच तक बर्फ पड़ी। रियासत वर्जीनिया और मैरीलैंड बर्फबारी से सबसे ज्यादा मुतासर हुई, जहां बाज मकामात पर 12 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर जनवरी 2019 के बाद पहली बार 6.7 इंच बर्फ पड़ी है। दर्जा हरारत भी बाज इलाकों में -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शदीद बर्फबारी के बायस इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए स्कूल बंद कर दिए हैं। सड़कों पर बर्फ के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल हो गई है। एयरपोर्ट्स भी बंद होने से सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं ने दरख्तों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह
वजह से लाखों शहरी बिजली से महरूम हो गए हैं, जबकि मौसलात का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है। बिजली की बंदिश ने वर्जीनिया और मैरीलैंड में तकरीबन 1.5 मिलियन सारिफीन को मुतासिर किया, जिनमें से ज्यादातर शुमाली वस्ती वर्जीनिया में है। मुतासिरा इलाकों में इदारे पूरी तरह हरकत में हैं, जबकि हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि जरूरत के बगैर घरों से बाहर ना निकला जाए। मौसम का अहवाल बताने वालों ने अमरीकी रियासतों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी है और हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का भी अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल जी, अमेरिकी रियासत में कहाँ कौन सी रियासतों में कितनी बर्फबारी हुई है, इस रिपोर्ट में आप देख रहे थे। बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है बहुत सारे लोगों का। बहरहाल जी, खबरें और भी हैं, चीज़ें और भी हैं, टॉपिक्स और भी हैं जिन पर हमें बात करनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हमें बात करनी है बरतानवी शहजादे एंड्रयू पर लगे जिनसी ज्यादती के इल्जामात की, जिस पर अमेरिका में मुकदमा जारी है। वर्जीनिया रॉबर्ट्स की जानिब से प्रिंस एंड्रयू पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि 17 साल की उम्र में उन्हें शहजादे ने न्यूयॉर्क के घर में ज्यादती का निशाना बनाया और पिछले कई माह से न्यूयॉर्क सिटी अदालत में इसी केस का मुकदमा भी जारी है, जिसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिका में जारी मुकदमे में अब प्रिंस एंड्रयू के वकला ने नई दस्तावेजात पेश कर दी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक शहजादा एंड्रयू पर जिनसी ज्यादती के इल्जामात लगाने वाली खातून वर्जीनिया और बदनाम ज़माना जेफरी के दरमियान 2009 में एक खुफिया डील हुई थी, जिसमें खातून को जिनसी ज्यादती के मुकदमे को ख़त्म करने के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर्स अदा किए गए थे। इस डील के मुताबिक जिनसी ज्यादती के इल्जामात पर वर्जीनिया दस्तावेजात में शामिल बाकी नाम, जिनमें शहजादा एंड्रयू भी शामिल हैं, उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। शहजादे के वकला का कहना है कि 2009 के इस खुफिया मुआहदे का मतलब यह है कि खातून शहजादे पर मुकदमा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने मुजरिम से मुंसलिक हर उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक किया है। शहजादे के वकला ने मजीद कहा कि इसी दस्तावेज को बुनियाद बनाकर वो अदालत से केस खारिज करने की अपील करेंगे। दूसरी जानिब वर्जीनिया की कानूनी टीम का कहना है कि फ्लोरिडा में होने वाले मुआहदे की शराइत शहजादा एंड्रयू के खिलाफ जिनसी ज्यादती के इस मुकदमे से गैर मुतालिक हैं। नाज़रीन, 2015 में जेफरी एप्स्टीन पर चलने वाले जिनसी मुकदमे के दौरान पहली बार वर्जीनिया रॉबर्ट्स की जानिब से शहजादे एंड्रयू पर भी ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन उस वक्त इस मामले को दबा दिया गया। लेकिन 2019 में जेफरी के कम से लड़कियों की स्मगलिंग और जिनसी इस्तेहसाल के मीडिया पर आने के बाद ये केस भी दोबारा मीडिया की जीनत बना और पिछले कई माह से अब अमेरिकी अदालत में मुकदमा जारी है। अच्छा, यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है ना कि जी अगर एक खातून ने लिख दिया है कि मैं इसमें कोई केस नहीं करूँगी, तो क्या इससे शहजादे का जुर्म जो है वो ख़त्म हो जाता है? अगर वो खातून लिख दे मैं केस नहीं करी, तो क्या फिर अदालत को वो नहीं है कि खुद से उसकी समाअत कर सके, कोई और बंदा उठ के उसको चैलेंज कर दे कि जो भी है मुआहदा हो गया नहीं हो गया? ये क्या बात हुई कि अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है और उसके बाद वो आपस में मुआहदा कर लेते हैं और फिर कहा जाता है अगर वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है तो फिर कहा जाए कि इसको बिल्कुल निपटा दिया जाए, तो उस पर दहशतगर्दी की दफात भी नहीं हो सकती। तो ये इस केस में एक नई चीज़ आई है। वकीला भी अजीब बात करें, लेकिन देखना ही होगा अदालत इस पर क्या फैसला करती है। बहरहाल जी, ऑस्ट्रेलिया से भी आज
आज हमारे पास एक अहम खबर है। खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर जिनसी स्कैंडल की जद में आ गया है। इससे पहले हमने जिनसी स्कैंडल की बात की, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी सामने आ रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस बार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी की जानिब से टीम ऑफिशियल पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया है। साबिक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जेमी मिचेल, जो कि 1985 के भारत और श्रीलंका के अंडर 19 के दौरे में टीम के बैट्समैन थे, उनकी जानिब से क्या इल्ज़ाम सामने आए हैं, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साबिक अंडर 19 खिलाड़ी जेमी मिचेल के इंकशाफात ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को नए बहरान से दोचार कर दिया है। साबिक ऑस्ट्रेलियावी अंडर 19 क्रिकेटर जेमी मिचेल अपनी टीम के बेहतरीन बल्लेबाज थे, लेकिन 1985 में कोलंबो से वापस आने के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जेमी के मुताबिक आखिरी मैच खेलने के बाद इनकी तबीयत नासाज थी। टीम के मॉलिज ने इन्हें इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद 10 घंटे तक इन्हें अपने आसपास का कोई होश नहीं था। साबिक क्रिकेटर का इल्जाम है कि इस दौरान टीम के हाई ऑफिशियल की जानिब से इनका जिनसी इस्तेसाल किया गया, जबकि जेमी और इनके साथियों को भी हिदायत की गई थी कि वो इस रात मिचेल के कमरे में ना जाएं। जेमी के मुताबिक अगली सुबह इनकी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो खुद उठकर फ्लाइट के लिए तैयार हो पाएं। उनके साथियों ने उन्हें तैयार किया और एयरपोर्ट से उन्हें व्हील चेयर पर घर रवाना किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेमी मिचेल ने गुज़िश्ता बरस ऑस्ट्रेलिया में जिनसी हरासानी से मुतल्लिक महकमे को तहरीरी तौर पर इस बारे में आगाह किया था, जिसके बाद महकमे ने मामला पुलिस को भिजवा दिया था। पुलिस की जानिब से अब तहकीकात जारी हैं। जेमी मिचेल और इनके अहले खाना का मुतालबा है कि 1985 के भारत श्रीलंका दौरे के तमाम दस्तावेजात और मेडिकल रिपोर्ट्स जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मलकियत में हैं, सामने लाई जाएं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने भी इस तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने खिलाड़ियों और मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ के अहद का पाबंद है। हम जेमी के इल्जामात की जांच में पुलिस की हर तरह से मदद कर रहे हैं। जेमी मिचेल के मुताबिक इस वाक़ये ने इन्हें कई साल तक ज़हनी अजियत में रखा है। वह 55 साल के हो चुके, लेकिन अब इन्हें इस बात से तक़वियत मिली है कि इस मामले की तहकीकात हो रही है। अंटार्कटिका चलते हैं जी। बताया जा रहा है कि तहकीकाती मरकज़ में वहाँ पर कोरोना वायरस पहुँच चुका है। तहकीकाती मरकज़ में 16 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। वैक्सीनेशन और एहतियाती तदाबीर के मराहिल से गुजरने के बावजूद कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर तहकीक करने वालों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है। अंटार्कटिका में तहकीक के लिए साइंसी मरकज़ बेल्जियम ने कायम कर रखा है। इस स्टेशन पर इमरजेंसी जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। इसी जगह पर नए आने वालों को वायरस के खात्मे तक रोक दिया गया है। और आपको बताएं कि यहाँ एक जो फाउंडेशन है जो काम कर रही है वो 2009 से काम कर रही है और पहली बार गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को एक टीम में इस वायरस की तशख़ीस हुई, जो यहाँ 7 दिन पहले पहुँची थी। मुतासिर अफराद को करंतना में रखा गया, लेकिन इसके बावजूद वायरस का फैलाव जारी है। ये पहला मौका नहीं है नाजरीन के अंटार्कटिका में तहकीकाती स्टेशन कोरोना वायरस के फैलने से मुतासिर हुए हों। बर्नाडो और हैंगन्स रिसर्च स्टेशन में जो मुकीम है चिली के मुतादिद फ़ौजी एहलकार इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। और जब माल बरदार बहरी जहाज़ के मल्लाहों में इस वायरस की तशख़ीस हुई थी, उस वक्त भी बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आ गए थे। स्टेशन पर इमरजेंसी जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं और इस जगह पर नए आने वालों को वायरस के खात्मे तक रोक दिया गया है। बहुत से सवालात उठते हैं जी जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि वहाँ जहाँ कोई ना आ रहा है ना जा रहा है, फिर किस तरह से, और करंतना भी हो जाते हैं वो लोग जिनके थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, फिर किस तरह से ये 16 लोगों के अंदर फैल गया है। शायद ये हवा के अंदर मौजूद है, कुछ और इसमें चीज़ें शामिल हैं। इस पर तहकीकात हो रही हैं। जो ही कोई ना कोई अपडेट हमारे पास आती है, कोई खबर आती है, यकीनन हम आपसे शेयर कर रहे होंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल रात 11:10 पर दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।